दीजिए को हॉल में रहने वाला क्या भाई। ऑर्गेनिक रिएक्शन में किसी को डाउट है लास्ट क्लास का? कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो नहीं बना हो? तो डाउट है अगर तो ठीक है, नहीं तो नया चैप्टर चालू करेंगे। डाउट नहीं है तो नो लिखे, नहीं तो आगे आगे चलेंगे फिर। ठीक है, आज नया चैप्टर चालू करेंगे, इसका नाम है सरफेस सॉल्यूशन केमिस्ट्री। सरफेस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिखता है अगर आपको स्क्रीन विजुअल है स्क्रीन तो यस लिखिएगा, नहीं तो वापस से शेयर करेंगे। स्क्रीन अगर दिख रहा है तो यस लिखिए। हाँ दिख रहा है, दिखेगा पहले। अब दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। स्क्रीन दिख रहा नहीं? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। अभी दिख रहा है? ठीक। यस सर। देखिए आपका चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, जो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर 5 में है। ठीक है, मैं आपको सेकंड तौर पे मैं सॉलिड स्टेट के बाद पढ़ाता हूँ सेकंड चैप्टर के रूप में। ठीक, एक चीज़ और, सबके पास एनसीईआरटी मेरे ख्याल से होगा, तो आप इसका रीडिंग इस चैप्टर का एनसीईआरटी से ही देंगे। जो इसका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, आप एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ेंगे। देखिए सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या कि देखिए सरफेस केमिस्ट्री है क्या कि कुछ रिएक्शंस हैं जो सरफेसेस पे होते हैं, मटेरियल्स के सरफेस पे। जैसे आपने घर पे देखो, आपका
लोहे में रखा रखा जंग लग जाता है, उसमें पानी अगर गिर रहा हो तो वो धीरे धीरे जंग खाने लगता है। ठीक है, तो उस लोहे के जो सरफेस पे वाटर गिरता है या उस सरफेस पे जो एयर कांटेक्ट में आते हैं, इनके वजह से उस जगह का एरिया जो है वो इरोड करने लग या करोड करने लग जाता है, उसको हम करोजन कहते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री कई बार कैसा है, कई बार नहीं, सरफेस केमिस्ट्री का यूज किया जाता है नए नए प्रोडक्ट्स के लिए या किसी रिएक्शंस को चेक करने के लिए। ठीक है, और कहीं कहीं ये नुकसानदेह भी है, जैसे हमारा जो करोजन है, जो जंग लगने का प्रोसेस है लोहे का, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो कहीं कहीं इससे फायदा भी होता है, जैसे सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं, देन आपका फ्यूल सेल्स बनाया जाता है। उसके बाद और केमिकल इंडस्ट्री में काफ़ी सारा कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है सरफेस केमिस्ट्री की मदद से। ठीक है, और ये सारे यूजेस हैं इसके। तो सरफेस केमिस्ट्री ये एक अलग ब्रांच ही है, और सरफेस केमिस्ट्री का दूसरा नाम सरफेस साइंस भी कहलाता है। सरफेस साइंस जो है ये कॉम्बिनेशन है सरफेस फिजिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री दोनों को मिला के। तो फिलहाल हमें सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है, सरफेस फिजिक्स पढ़ना नहीं है। Okay, it is a branch of chemistry which deals with the study of the phenomena occurring at the surface of surface or interface at a boundary separating two bulk phases. ठीक है, two bulk phases का मतलब है कि टू बल्क फेजेस का मतलब है कि दो अलग अलग चीज़ें, जैसे सॉलिड हो गया, सॉलिड और गैस का इंटरेक्शन, या सॉलिड और लिक्विड का, या फिर लिक्विड लिक्विड का, इस टाइप से अगर जब इंटरेक्शंस होता है तो इनको हम टू बल्क फेजेस कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। तो इन सब के जब सरफेस पे रिएक्शन चलता है हम उसको कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अभी टू फेजेस कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला है आपका सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, जिसमें एक सॉलिड होगा और एक लिक्विड होगा। इन दोनों के सरफेस पे जब कोई रिएक्शंस होता है उसको हम सॉलिड लिक्विड सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे। जब सॉलिड और गैस होंगे, जैसे एक सॉलिड हो गया दूसरा गैस होगा अगर, तो उसको हम सॉलिड गैस इंटरफेस कहेंगे। सॉलिड और वैक्यूम होना चाहिए, सॉलिड है उसके जगह पे खाली जगह है, कुछ नहीं है, तो सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। देन लिक्विड गैस इंटरफेस हो तो उसको भी हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। सरफेस केमिस्ट्री या सरफेस स्टडी का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जो सरफेस है, जिस जिस चीज़ पर रिएक्शन कराना हो उसको साफ सुथरा करना पड़ता है, तब जाके हमको क्लियर रिएक्शंस देखने को मिलेगा। तो surface studies can be done only by taking clean surfaces. Generally, the term surface is used for solids in contact with the gas like air. ये एग्जाम्पल है एक सॉलिड्स और गैस का। अभी कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिखा रखा है। सबसे पहला एग्जाम्पल है करोजन ऑफ मेटल्स वेयर सरफेस हैज अ डिफरेंट ओरिजिन। ठीक है, करोजन ऑफ मेटल्स कहने का मतलब है कि जो जंग लगता है लोहे में, वो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। और डिफरेंट ओरिजिन का मतलब है यहाँ जैसे 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 करोजन चालू होता है वैसे वैसे जगह जगह पे वहाँ पे मटेरियल्स में या मेटल्स में कट्स आने लग जाते हैं, और उसके वजह से कोरोजन जो है अंदर की ओर आ जाता है। देन आपका दूसरा एग्जांपल है केमिकल प्रोसेस है इंडस्ट्री में जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट यूज करता है सरफेस केमिस्ट्री की वजह से। एक मिनट। देन टर्म्स एसोसिएटेड विद सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई होती है, कौन कौन से टर्म है जो हमें जानना चाहिए? तो सबसे पहला है एडसॉर्प्शन। अभी देखिए ये जो वर्ड है ये एब्सॉर्प्शन की तरह ही लगता है पढ़ने पे। एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन सिर्फ बी और डी का फर्क है, लेकिन दोनों के मीनिंग में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एडसॉर्प्शन क्या है? अभी देखो यहाँ मैंने एक ड्राइंग दिखा रखा है। एक सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर में आपका गैसियस मॉलिक्यूल्स आके चिपक रहे हैं, और उसके बाद आपको रिएक्शन देखने को मिलता है।
तो इस कंडीशन में ये जो प्रोसेस है जहाँ पे एक सरफेस हो और सरफेस के ऊपर में सिर्फ रिएक्शन चलता हो, हम इसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। लेकिन यही जब एब्सॉर्प्शन की बात करें, ABSOR, जब एब्सॉर्प्शन की बात करें तो उस कंडीशन में जो ये सॉल्यूट या मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिर्फ सरफेस पे ना होकर के अंदर चले आएंगे। ठीक है, ये हम फ्यूचर एग्जांपल्स में देखेंगे जब डिफरेंस पढ़ेंगे दोनों का तब। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे दो चीजें आती है। सबसे पहले सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले दो चीजें आएंगी, एक तो आ जाएगा हमारा एड्सॉर्बेंट और एक आ जाएगा हमारा एड्सॉर्बेट। ठीक है, एड्सॉर्बेंट यहाँ पे कहलाता है वो सरफेस जिसके ऊपर कुछ कैटलिस्ट आके लगा हो, या जो सॉलिड हिस्सा है जो यहाँ पे दिखा रखा है मैंने उसको एड्सॉर्बेंट कह लीजिए। देन ऊपर इसके सरफेस पे जो भी चीज आके चिपकेगा उसको हम कहेंगे एड्सॉर्बेट। डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले एड्सॉर्प्शन का डेफिनेशन, द phenomenon of attracting and retaining of the molecules of a substance on the surface of a liquid or solid into a higher concentration of molecule on the surface is called adsorption। या फिर सिंपल भाषा में इसको ऐसा समझिए कि सरफेस पे जब भी रिएक्शन होता है, किसी भी सॉलिड सरफेस पे या लिक्विड सरफेस पे जब हम रिएक्शन करा रहे हो तो उस कंडीशन में हम उसको कहेंगे कि ये एड्सॉर्प्शन प्रोसेस दिखा रहा है। उसका उस वक्त जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, वो सरफेस पे ही रहेंगे, ना कि अंदर चले जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे कभी भी। ठीक है, अंदर जाने का मतलब है वो जो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस ना होके एब्सॉर्प्शन प्रोसेस हो गया है। ठीक है, तो इसको हम आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड एंड रिटेन्ड फॉर रिएक्शन ऑनटू द सरफेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। ठीक, तो इसमें दो शब्द आते हैं, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। द सब्सटेंस व्हिच इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट एंड द सब्सटेंस ऑन व्हिच इट इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एड्सॉर्बेंट। मतलब इन दोनों में एड्सॉर्प्शन प्रोसेस में दो चीजें हैं, एक तो हमारा एड्सॉर्बेंट और दूसरा हमारा एड्सॉर्बेट। तो एड्सॉर्बेंट वो जगह होता है जिसपे कुछ आके चिपकता है सरफेस पे, और एड्सॉर्बेट वो चीजें हैं जो सरफेस के ऊपर चिपक जाती है। जैसे आप इसको दो हिस्सों में अगर बांटे, देखिए हमारे पास दो हिस्सा होता है किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट, या जब दो चीजें रिएक्ट कर रहे हो तो एक ज्यादा क्वांटिटी में होगा, एक कम क्वांटिटी में होगा। तो आप यहाँ यूं कह सकते हैं कि ठीक सॉल्यूशन की तरह जो कम क्वांटिटी में होगा वो हमारा एड्सॉर्बेट कहलाएगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो हमारा एड्सॉर्बेंट कहलाएगा। देन मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये एड्सॉर्प्शन होता कैसे है? देखिए एड्सॉर्प्शन जो है ये सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस सब में देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, ज़्यादातर सॉलिड्स और लिक्विड्स में ही हम देखते हैं। तो इसका जस्टिफिकेशन क्या है? एक फिगर मैंने यहाँ दिखा रखा, देखिए इस फिगर को। ये एक मॉलिक्यूल है जो लिक्विड के इनर हिस्से में है, मतलब अंदर में है, और एक मॉलिक्यूल है जो लिक्विड के सरफेस पे है। ठीक, जब ये मॉलिक्यूल अंदर में है तो इसके चारों साइड से मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है सरफेस पे, इस जगह पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे या तो राइट साइड में होंगे, चाहे इसके नीचे होंगे, चाहे इसके लेफ्ट साइड में होंगे। ठीक, लेकिन इसके ऊपर में कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ऊपर में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। देखिए दोनों दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है अंदर में, इसके चारों साइड में फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके चारों साइड में फोर्स नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इसके ऊपर में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो इस वजह से ये क्या करता है, यहाँ पे एक नेट फोर्स डिक्रीज हमको मिलेगा, जो कि अपने आने वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो लिक्विड के केस में ये फोर्सेस जो जनरेट होते हैं, वो फोर्स क्या करते हैं? आने वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे, और इस वजह से इस सरफेस पे हमको रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन यही चीज हमको अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी देखिए क्या है, how the adsorption process takes place on liquid or solid surface. In interior of liquid or solid, the molecules experiences attractions from all sides। मतलब अंदर में जो molecules होते हैं उसको चारों तरफ से forces मिलते हैं, या force of attraction मिलता है, और सभी forces balanced होते हैं। लेकिन but the molecules on the surface experiences attraction from the below
and from the sides as shown in figure। लेकिन जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स है उस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ या तो इन दो साइड से है या फिर नीचे से देखने को मिलता है, ऊपर के साइड में कोई भी फोर्स नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, thus molecules on the surface experience an unbalanced force। तो जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है and hence adsorption takes place due to this residual unbalanced force। फिर से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ जो दोनों मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो चारों साइड से लग रहा है, लेकिन इसमें ऊपर की ओर कोई भी फोर्स नहीं लगता, जिसकी वजह से एक अनबैलेंस फोर्स का जनरेशन होता है और यही अनबैलेंस फोर्स आने वाले गैसियस मॉलिक्यूल्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं और तब जाके रिएक्शन दिखाते हैं। During adsorption, the energy of the surfaces decreases, which is in term of heat known as heat of adsorption। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स आके इसके ऊपर चिपकेंगे, ऊपर से नीचे, ऊपर कोई भी जैसे जैसे ऊपर से मॉलिक्यूल्स आके चिपकेंगे सरफेस पे, वैसे वैसे इनके बीच में रिएक्शन चालू होगा और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा जो कि हीट के फॉर्म में होता है। इनको हम हीट ऑफ एडसॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पे जो हीट जनरेट होता है उनको हम कहते हैं हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। देन एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इसलिए एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट एनर्जी हमेशा रिलीज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी गैसियस मॉलिक्यूल्स आके सरफेस पे बैठते हैं या रिएक्शंस दिखाते हैं तो हीट हमेशा रिलीज होता है, जिसके वजह से एडसॉर्प्शन प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक कहलाएगा और डेल्टा एच जो इंथैल्पी होगी इसकी हमेशा नेगेटिव होगी। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है जो कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, एडसॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक एंड एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव। उसके बाद when the adsorbate molecules are adsorbed on the surface of the adsorbent, their freedom of movement becomes restricted and hence delta S, the entropy decreases। अभी जैसे जैसे कैटलिस्ट या कोई भी मॉलिक्यूल्स आके इस सरफेस पे जब चिपकना चालू कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का रोटेशन, फ्रीडम ऑफ रोटेशन वो डिक्रीज करने लग जाता है। फ्रीडम ऑफ रोटेशन कहने का मतलब है गैसियस मॉलिक्यूल्स अपने आप वाइब्रेट करते हैं, रोटेट करते हैं अपनी जगह पे, तो उस वजह से जब ये यहाँ चिपकना चालू कर देंगे तो वो जो रोटेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिसके वजह से एंट्रोपी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, एंट्रोपी में आपको फिर बता दूं, एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल या एटम। एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल या एटम, मतलब कोई किसी भी सब्सटेंस में उसका एटम चाहे मॉलिक्यूल जो अरेंज है कितनी बुरी तरीके से अरेंज है उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे इसका रोटेशन कम होने लगेगा वैसे वैसे इसका एंट्रोपी घटने लग जाएगा। ठीक है, एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है कि उसका रैंडमनेस बढ़ रहा है, एंट्रोपी घटने का मतलब उसका रैंडमनेस कम हो रहा है। तो इस केस में एब्सॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा एस जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करने लग जाता है क्योंकि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है मॉलिक्यूल्स का वो कम हो जाता है इस वजह से। नेक्स्ट है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी हमने क्या देखा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये है डेल्टा जी जो है ये हमारा गिब्स का फ्री एनर्जी है। डेल्टा एच इज एंथैल्पी जो हमने चेंज इन एंथैल्पी जो हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में। टी हमारा टेम्परेचर, डेल्टा एस जो है वो एंट्रोपी चेंज है। ये इक्वेशन हमने थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में पढ़े हैं हम लोग। देन अभी इसके अकॉर्डिंगली क्या, इफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे एडसॉर्प्शन बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी घटता चला जाएगा। ठीक है, मतलब एनर्जी जो है नेगेटिव होना कम हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीट होने लगेगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी निकलना भी कम हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, अभी and becomes equal to delta s giving delta g equal to 0। ठीक है, जैसे जैसे आपका डेल्टा h जो है पॉजिटिव होता चला जाएगा वैसे वैसे ये भी पॉजिटिव होता चला जाएगा डेल्टा s, और हमको क्या मिलेगा, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलने का मतलब है कि हमारा जो एडसॉर्प्शन प्रोसेस है वो रुक जाएगा।
देन फॉर एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब है एक बार रिएक्शन अगर चालू हो जाए तो वो उसी डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है जब तक कि वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में डेल्टा जी जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये भी ये लाइन आपके इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लाइन ये डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव और डेल्टा एस डिक्रीजेज ये। Then forces acting on solids and liquid. In solids, the residual forces arises due to presence of unsatisfied valence electrons or due to presence of unpaired electrons in d orbitals. अब जैसे देखिए अगर सरफेस हमारा सॉलिड है तो इस केस का इस सॉलिड में जो इस सरफेस पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या सॉरी जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, उस एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वो जो कम इलेक्ट्रॉन या खाली इलेक्ट्रॉन जब दिखाएगा तो उसके वजह से यहाँ पे बॉन्डिंग होता है। और जब लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में ये जो रेसिडुअल फोर्सेस है ये अनबैलेंस होता है जिसके वजह से हमारा बॉन्डिंग होता है। तो ध्यान रखिए बॉन्डिंग दो तरीके से होता है। अगर सॉलिड्स है तो सॉलिड्स के केस में जो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके वजह से बॉन्डिंग होगा, चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्डिंग होगा। और जो लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के केस में क्या है कि इसका जो अनबैलेंस्ड फोर्स है, जो ऊपर की तरफ अनबैलेंस्ड फोर्स है, उसके वजह से यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स यहाँ अट्रैक्ट होंगे। In solids, the residual forces arises due to presence of unsatisfied valence electrons or due to presence of unpaired electrons in d orbitals. And in case of liquids, the residual forces arises due to non-uniform distribution of molecules around the molecules at the surface. कहने का मतलब यही है कि इस सरफेस पे इसके ऊपर साइड में कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स का जनरेशन होता है और उसके वजह से आपको यहाँ पे बॉन्डिंग मिलता है या रिएक्शन देखने को मिलता है। जो भी अपने मोबाइल पे लिख रहे हैं लिखना बंद कीजिए। और मैं आपको स्क्रीन एक एक करके दिखा रहा हूँ, पढ़ते चले जाइए, कुछ डाउट है तो पूछते चले जाइए। चलिए एक एक करके आप रीडिंग कीजिए, देखिए कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए वापस से। केसर का मतलब नहीं है, केसर नाम है साइंटिस्ट का जिसने पहली बार इस सरफेस केमिस्ट्री के टर्म को यूज किया था। बल्क फेज का मतलब है काफी ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब अगर एक दो लिक्विड अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो दोनों काफी ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए, या फिर लिक्विड और सॉलिड मिक्स हो रहा है दोनों क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, सॉलिड गैस है तो भी दोनों की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं बल्क फेज। रेसिडुअल फोर्स का मतलब है बचा खुचा फोर्स या बचा हुआ फोर्स। जैसे इस फिगर को आप देखिए, यहाँ पे जो अंदर में जो आपका ये अंदर का जो मॉलिक्यूल है, यहाँ देखो आप, यहाँ पे चारों साइड से फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल में सिर्फ
3 साइड से फोर्स लग रहा है, जैसे साइड में दोनों तरफ और नीचे में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऊपर का फोर्स है वो इसका बचा हुआ फोर्स, अगर ये ऊपर का फोर्स होता तो ये मॉलिक्यूल भी बैलेंस होता, लेकिन इसका ऊपर का जो फोर्स नहीं है वही क्या करता है कि आने वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, तो हम इसको कहते हैं रेसिडुअल फोर्स। फ्यूल सेल क्या होता है? फ्यूल सेल जो है एक तरह का बैटरी है जो एक रॉकेट्स वगैरह में यूज करते हैं हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस चीज को। फ्यूल सेल्स एक तरह का बैटरी है जो रॉकेट्स वगैरह में यूज किया जाता है या किसी भी डिवाइस में यूज किया जाता है। एडहेसिव्स है आपका ये गोंद, चिपकाने की चीजों को हम एडहेसिव्स कहते हैं। एडसॉर्बेंट है आपका सॉलिड सरफेस, जिस सरफेस का हमें एग्जामिनेशन करना है या जिस सरफेस के बारे में पढ़ना है उसको हम कहते हैं एडसॉर्बेंट। और जिस सरफेस के ऊपर कुछ आके चिपकता है जिससे रिएक्शन करवाना हो उसको हम कहते हैं एडसॉर्बेट। जैसे मान लीजिए हमारा जो करोजन प्रोसेस है, जो जंग लगने का प्रोसेस है, तो लोहा जो होगा वो हमारा एडसॉर्बेंट कहलाएगा, और जो ऊपर से जो हवा एयर के जो मॉलिक्यूल्स उसके कांटेक्ट में रहते हैं उसको हम एडसॉर्बेट कहेंगे। एडसॉर्बेट एक बार फिर से, एडसॉर्बेट का देखो आप एग्जाम्पल से समझिए, रटने की कोशिश ना करें, एग्जाम्पल से समझिए। जिस सरफेस के बारे में पढ़ाई किया जाए, जिस सरफेस के बारे में हम एग्जामिनेशन या पढ़ रहे हैं उसको हम एडसॉर्बेंट कहेंगे। जैसे हमारा लोहा, ठीक, सेम एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हमारा लोहा हो गया एडसॉर्बेंट, और उस लोहे के ऊपर जो पानी लगा हो जिसके वजह से करोजन होता है, या फिर उस लोहे पे जो एयर कांटेक्ट में है तो उसके वजह से भी आपका करोजन होता है, तो वो जो एयर है वो हमारा एडसॉर्बेट हो जाएगा, या जो वाटर का ड्रॉप है जो चिपका हुआ उस लोहे पे वो एडसॉर्बेट कहलाएगा, और जो लोहा है वो हमारा एडसॉर्बेंट कहलाएगा। आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं, कोई पिक्चर वगैरह में आप देखते हो गैस मास्क लगाते हैं लोग, जब धुएं का बम छोड़ा जाता है तो उस टाइम गैस का मास्क लगाते हैं जो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। वो गैस मास्क जो है चारकोल का बना होता है, ठीक। तो चारकोल क्या करते हैं, वो गैस मास्क सॉरी गैस का जो मॉलिक्यूल्स मिलता है, जो गैस बॉम्ब जो छोड़ा जाता है उससे जो गैस रिलीज होता है, उस गैसियस एटम्स को वो मास्क एब्जॉर्ब करने का काम करता है, मतलब उसके सरफेस पे वो हानिकारक मॉलिक्यूल्स या गैसेस को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस केस में जो मास्क है हमारा वो हमारा एड्सॉर्बेंट कहलाएगा। जो मास्क है हमारा वो सरफेस हो जाएगा, जो यहाँ पे एड्सॉर्बेंट लिखा है वो गैस मास्क कहलाएगा, और जो गैसेस रिलीज हुए हैं उस बॉम्ब से वो एड्सॉर्बेट कहलाएंगे। चारकोल लकड़ी को लैव कहते हैं। अगर लकड़ी को इनसफिशिएंट ऑफ एयर में जलाया जाए तो हमको चारकोल मिलता है, जिसको लकड़ी कोयला कहा जाता है। ये प्रैक्टिकल आपने 9th 10th में किया होगा, किया नहीं होगा, पढ़ा होगा।
हो गया इतना पढ़ के सबका? एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी सरफेस पे रिएक्शन दिखाना, उसको हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन देखो यहाँ लिख रखा है मैंने, ये जो बॉक्स में दिया है, मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड एंड रिटेन्ड, मतलब कोई सरफेस जब किसी मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, मतलब अपनी तरफ खींचता है और उसको अपने सरफेस पे ही रखता है और उसके बाद रिएक्शन दिखाता है, हम उसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है? यहाँ तक हो गया सबका? नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। पहले ये क्वेश्चन पढ़िए ढंग से, उसके बाद फिर मैं आगे नीचे करूंगा। देखिए क्वेश्चन ये जो है मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन, ये क्या है कि हम लोग अभी तक एब्सॉर्प्शन पढ़ते आए हैं, ठीक है? जैसे आप एक चीज देखिए, जब कपड़े आप धोते हैं तो सर्फ लेंगे, सर्फ को बाल्टी में डालेंगे, बाल्टी में डालने के बाद आपका वो सर्फ पूरा का पूरा घुल जाना चाहिए, ठीक है? कोई भी सर्फ का ऐसा पार्टिकल नहीं है जो आपको सरफेस में मतलब सरफेस में तैरता हुआ दिखेगा, सब पूरा का पूरा पानी में घुल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्सॉर्प्शन, ठीक है? ध्यान से सुनिए, एब्सॉर्प्शन, ABSORPTION। एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन में एक ही फर्क है, बी और डी का, लेकिन दोनों के मीनिंग में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों के मीनिंग में, ठीक? तो यहाँ पे जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं वो एडसॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। जब ऐड की बात करें तो यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो सिर्फ सरफेस पे होता है, किसी भी दो फेजेस के सरफेस पे होगा तो उसको हम एडसॉर्प्शन कहेंगे, मतलब ऐड आएगा उसमें। और जब रिएक्शन इसके अंदर में चला जाए, मतलब लिक्विड्स के अंदर में, अंदर की बात करें, जब पूरा मॉलिक्यूल्स अंदर में घुल जाए तो उसको हम कहेंगे एब्सॉर्प्शन, ठीक? अभी जो सरफेस पे आपका रिएक्शंस होता है वो रिएक्शन किस तरीके से होते हैं, जब लिक्विड्स की बात करेंगे तो लिक्विड में कैसा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स अंदर वाले मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं, उसमें एक बैलेंस फोर्स लगता है, मतलब चारों साइड से फोर्स लग रहा है और बराबर फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्सेस आते कहाँ से? तो इसके बाजू में जो मॉलिक्यूल होंगे उससे आएंगे, इसके बाजू में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उससे ये फोर्सेस आएंगे। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वहां उसको जो फोर्स मिल रहा है वो किधर से मिलेगा? सिर्फ उसके बाजू वाले मॉलिक्यूल्स और उसके नीचे जो अंदर में मॉलिक्यूल्स है उससे मिलेंगे, लेकिन इसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल्स है नहीं इस लिक्विड का। तो इस वजह से इस ऊपर वाले डायरेक्शन में एक अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेट होता है। अनबैलेंस मतलब कहने का क्या मतलब, अब देखो इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल को आप देखिए, तो एक फोर्स आपका राइट साइड की ओर, एक फोर्स आपका लेफ्ट साइड की ओर, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन जो नीचे फोर्स जनरेट हो रहा है, जो नीचे फोर्स बन रहा है, इस फोर्स को ऊपर कौन बैलेंस कर रहा है? कोई भी बैलेंस नहीं कर रहा। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जब ऊपर कोई दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल्स जैसे कैटलिस्ट हम यूज करें तो वो क्या करेगा, इसको खींचना चालू कर देता है अपनी तरफ, ठीक? और इसी वजह से इस सरफेस
इंटरफेस पे आके मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद ये आपको रिएक्शन दिखाते हैं। तो इस फिगर का यही मतलब है, या फिर आप यूं कहिए तो एडसॉर्प्शन का ये प्रोसेस है। चलिए वापस से देखिए, वापस से पढ़िए। जो अपने मोबाइल में लिख रहे हैं लिखना बंद करो। रेज हैंड मत कीजिए, जो आपको पूछना है लिख कर डालिए क्योंकि आवाज नहीं आता है। और जो लिख रहे हैं यार लिखना बंद करो प्लीज। इंथैल्पी का मतलब होता है हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम इंथैल्पी कहते हैं।